हाँ तो भैया, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे गोलू मोलू का भारत दर्शन नासिब समाप्त हो चुका है, बल्कि अब तो छोरा अमेरिका भी पहुंच गया। और डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे में सबसे ज्यादा संतोषजनक बात यह रही कि इस पूरे ट्रिप के दौरान हमारे गोलू मोलू ने ना तो कुछ ऐसा कहा और ना ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से किसी भी इज्जतदार आदमी की इज्जत खराब हो। अब आप लोग कहोगे कि साहब इसकी तो हुई, तो मैं इज्जतदार लोगों की बात कर रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, वैसे एक और चीज है जो कि इस यात्रा के दौरान अच्छी रही और वो था ठकुराइन का मोड़, क्योंकि इस पूरे ट्रिप के दौरान ठकुराइन बराबर हमारे गोलू मोलू का हाथ पकड़ के घूमी है। मतलब कि ताजमहल ने भी अपना काम कर दिया। फिर जो कुछ भी हो, ये तो हुई मजाक मस्ती की बात, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे ट्रिप के दौरान वैसे तो बहुत सी ऐसी बातें हुई जिन पे चर्चा होनी भी चाहिए और हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे भी। जैसे कि भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशन, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील जो कि नहीं हो सकी, लेकिन भारत सरकार ने गोलू मोलू को बोतल में उतारने की कोशिश तो पूरी की थी। और जितना भी माहौल भारत सरकार ने बनाया, मेरे हिसाब से यहाँ से छोरा खुश होके गया है। सो डील जब भी होगी अच्छी ही होगी। वैसे भी ये सभी लोग बहुत बड़ी डील की बात कर रहे हैं। सो अगर बड़ी और लॉन्ग टर्म के लिए डील हो रही है तो फिर नेगोशिएशन तो होगा और नेगोशिएशन में समय भी लगेगा। सो अभी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं होना एक तरह से वाजिब भी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली बोल ही दिया कि साहब ये जो 5G वाला मामला है इसमें हम लोग चाइना को घुसने नहीं देंगे, और भले ही आप लोगों ने S-400 रशिया से परचेस कर लिया हो और उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को दोस्ती यारी में छोड़ भी दिया, लेकिन ये 5G वाला मामला अलग है, यहाँ पे हम लोग नहीं छोड़ने वाले। सो इस पे एंड में भारत को अमेरिका के पाले में जाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। और हाँ करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ूंगा नहीं। इसके अलावा साइंस को लेकर बातचीत हुई। भाई इसरो नासा का कोऑपरेशन जो कि सचमुच हम लोगों के फेवर में है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रयान की लैंडिंग फेल हुई वो देख के पता चलता है कि हम लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से इंजीनियर बन के पैदा नहीं होता, ठीक उसी तरीके से हमारे इसरो के वैज्ञानिक जो कि सारी ही चीजें भारत में ही बना रहे हैं, उन्हें भी ना सिर्फ परफेक्शन में समय लगेगा बल्कि ये समय लगना वाजिब भी है। लेकिन अगर स्पेस की फील्ड में हम लोगों का नासा के साथ में कोऑपरेशन होता है तो ये हम लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि नासा इसरो से ना सिर्फ ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बल्कि उन लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। सो ये वाला पॉइंट सचमुच हम लोगों के लिए अच्छा है। नाउ अब वैसे तो गोलू मोलू ने बहुत सारी बातें कही और वो सारी ही बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई सारी बातों में एक ऐसी बात है, या फिर यूं कहूं कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना सिर्फ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बल्कि इसके बारे में बात करना जरूरी भी है, और वो है ब्लू डॉट नेटवर्क। लेकिन इसके ऊपर बात करें उससे पहले बात करते हैं चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में, जो कि सारे फसाद की जड़ है। क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोगों ने चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में तो सुना ही होगा। भाई चाइना की दुनिया के तमाम गरीब देशों को बेवकूफ बनाने की स्कीम, जिसके तहत चाइना की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन कंट्रीज में जाती है जहाँ पे कोई नहीं जाता, और उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए लोन देती है जिनकी किसी को जरूरत नहीं होती। ठीक क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम। क्योंकि अगर आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत लग रही है, इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं बनता कि हम लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, बल्कि इसका मतलब ये बनता है कि हम लोगों को काम धंधे के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम लोगों के पास ये मैसेज आता है कि साहब आपको 4 लाख की लिमिट दे दी है और आपका क्रेडिट कार्ड एकदम तैयार पड़ा है, आओ और लेके जाओ, प्राउड फील होता है कि नहीं होता है? एकदम ऐसा लगता है कि साहब हम भी कोई चीज है, दुनिया फोकट में ही हम लोगों को हल्के में ले रही है। भाई सामने वाले आदमी ने देख के 4 लाख की लिमिट दी होगी ना, अपने भी कुछ वैल्यू है मार्केट में, और दुनिया में तो गधे भरे पड़े हैं। अपन गधे थोड़ी ना है, अपने को तो सब ज्ञान गणित पता है। फालतू सामान खरीदेंगे ही नहीं और 45 दिन में पूरा पैसा भरना है, समस्या ही कहाँ है? इससे अच्छी स्कीम तो कहीं मिल ही नहीं सकती। लेकिन जिस वक्त हम लोग क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन के ऊपर साइन कर रहे होते हैं, उस वक्त हम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती कि साहब ये जो 45 दिन है इसमें कभी गर्लफ्रेंड और बीवी का बर्थडे भी फंसेगा, कभी वैलेंटाइन डे भी आएगा, और हर साल ये एप्पल और सैमसंग वाले नए मोबाइल तो लॉन्च कर ही रहे हैं। भाई लिविंग स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? 4 लाख की लिमिट है बंदे की, उसके हाथ में लेटेस्ट आईफोन ना हो, लोग क्या कहेंगे? और इसी चक्कर में हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब हमारा घर उन तमाम चीजों से भर जाता है जिनकी एक्चुअली में हम लोगों को जरूरत नहीं होती। और वो 45 दिन में पेमेंट करने वाला सिस्टम वो गया तेल लगाने, मिनिमम ड्यू भरो और पीछा छुड़ाओ, नहीं तो वह सिविल बिगड़ जाएगा, और अगर एक बार सिविल बिगड़ गया तो फिर आगे भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत होगी। सो क्रेडिट कार्ड का ये वो खेल है जो बहुत लेट समझ में आता है। और ठीक ऐसा ही काम इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की आड़ में चाइना भी कर रहा है। क्योंकि पहले चाइना ने श्रीलंका को वो पोर्ट बनाने के लिए लोन दिया जिसकी एक्चुअली में श्रीलंका को जरूरत नहीं थी, लेकिन श्रीलंका वालों को ये बात समझ में आई, तब तक मिनिमम ड्यू और ब्याज का सिस्टम चालू हो गया। सो लास्ट में पोर्ट चाइना को हैंड ओवर करना पड़ा। और अगर हम लोग हमारे परम मित्र की बात करें तो सीपेक और ये ग्वादर पोर्ट, इसकी एक्चुअली में पाकिस्तान को कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जो इन लोगों का एक्सपोर्ट है उसमें तो कराची पोर्ट ही खाली पड़ा रहता है। सो अगर इन लोगों में कमाने की अक्कल होती तो कराची पोर्ट से ही कमा लेते। भाई ग्वादर की जरूरत थी ही कहाँ? जबरदस्ती चाइना से ब्याज पे लोन लेके ये ग्वादर पोर्ट बनाया है, जिससे चाइना का माल चाइना जाएगा और ब्याज भरेंगे ये लोग। अच्छा सॉरी, मैं तो भूल ही गया, वहां पे 10,000 फैक्ट्रीज भी तो लगेगी ना।
और सीपेक के तहत पाकिस्तान में बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो तो पहले आप लोग दुकान और धंधा बढ़ाने के ऊपर ध्यान दोगे या 5 मंजिला मकान बनाने के ऊपर? और फिर ये लोग एक दूसरे से पूछते फिर रहे कि साहब हम लोग भीख क्यों मांग रहे हैं। कोई भी कंट्री पहले बिजनेस डेवलप करना शुरू करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में, लेकिन ये लोग तो सुपर पावर है, इनका कौन मुकाबला कर सकता है। और अगर हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज को देखें तो चाइना की गवर्नमेंट ठीक ऐसे ही लोन अफ्रीकन कंट्रीज में भी बांट रही है और मालदीव्स भी फंसते फंसते बचा है। सो सभी को पता है कि चाइना की गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से देश है जो कि चाइना से लोन लेते हैं। और इसी वजह से अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भैया जब सभी लोगों को ये बात पता है कि चाइना एक्चुअली में क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर साला ये लोग चाइना से लोन लेते क्यों हैं? तो दोस्तों ऐसा है कि सब कुछ जानते हुए भी इन तमाम देशों का चाइना की चाल में फंसने के पीछे मोटे मोटे 2 कारण है। एक तो नाकारा लीडरशिप और दूसरा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इन तमाम कंट्रीज में बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत से उल्टे सीधे प्रॉमिस किए हैं, लेकिन एक्चुअली में उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। सो देश के लोगों को बताने के लिए कि साहब ये लोग कुछ कर रहे हैं, ये लीडर्स बिना कुछ सोचे समझे चाइना से लोन ले लेते हैं। एंड सेकंड, इन्फॉर्मेशन की कमी। क्योंकि अगर हम लोग चाइना को हटा दें तो आज की तारीख में दुनिया के अंदर कंट्रीज को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस लोन देती है वो है वर्ल्ड बैंक और IMF। वैसे इनके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन हम 2 सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। सो ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ये ऐसे मुंह उठा के किसी भी कंट्री को कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोन नहीं दे देती, बल्कि ये लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च करने, उस प्रोजेक्ट की पूरी पोटेंशियल पता करने और रीपेमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और हो पाएगा तो कब हो पाएगा, ये सब कुछ देखने के बाद डिसाइड करती है कि उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है उसकी मैक्सिमम डिटेल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। बोले तो सारा काम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन चाइना के केस में मामला बहुत अलग है, क्योंकि चाइना ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन को छुपाता है बल्कि कंट्रीज के लीडर्स और वहाँ के लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ मिस गाइड भी करता है। कैसे? लेट मी गिव एन एग्जांपल। भाई मान लेते हैं आपके पास एक मकान है और मकान अच्छा बड़ा है, लेकिन काम धंधा अपने पास इतना अच्छा है नहीं और अपन उसी बड़े मकान में बैठ के सोच रहे हैं कि साहब ऐसा क्या करें कि अपना इनकम सोर्स बढ़ जाए। और जब आप लोग इसी तरीके की गहन चिंतन में बैठे होते हैं तभी अचानक से एक दिन एक आदमी आपके पास आता है और वो आपको बोलता है कि साहब आपके मकान से बस थोड़ी ही दूर हम लोग अपना एक कॉलेज खोल रहे हैं और जब कॉलेज खुलेगा तो फिर वहाँ पे दुनिया भर के स्टूडेंट भी आएंगे और जब स्टूडेंट आएंगे तो उन्हें रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी। तो ऐसा करते हैं कि अपन लोग एक छोटा सा एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसके बदले में मैं आपको लोन दे देता हूँ। उस लोन से आप इस मकान के ऊपर एक 6 मंजिला हॉस्टल खड़ा कर लो और उस हॉस्टल में अपने कॉलेज के स्टूडेंट रहेंगे। बोले तो आपके जीवन भर की समस्या ही खत्म, ये इनकम का परमानेंट सोर्स हो गया। तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि साहब ये तो बहुत जबरदस्त स्कीम है, अपने तो भाग खुल गए। लेकिन उस वक्त जो बात आप लोगों को समझ में नहीं पड़ेगी वो ये है कि अगर यहाँ पे आप लोग उससे लोन लेके हॉस्टल बनाते हो तो आप पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज किसका खुल रहा है? उसका। स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? उसका। मतलब कि उस कॉलेज के स्टूडेंट आपके हॉस्टल में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये पूरी तरीके से वो कंट्रोल करेगा, आप नहीं। और आपके पास इनकम कहाँ से आएगी? सिर्फ उन स्टूडेंट्स के रहने से। सो अगर वो बंदा चाहे और अगर सही तरीके से प्ले करे तो वो आपको एक तरह से डिफॉल्टर बनाते हुए आपके मकान के ऊपर कब्जा भी कर सकता है। और ठीक यही काम इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना कर रहा है। भाई इन लोगों ने श्रीलंका वालों को भी यही के पोर्ट चिपकाया कि साहब आप बस पोर्ट बना लो, हम लोग आपके यहाँ दुनिया भर के शिप पहुंचाएंगे। अब पैसा तो बेहिसाब बरसेगा, लेकिन क्या पोर्ट बनने के बाद शिप आए? नहीं आए। पाकिस्तान में क्या हुआ? 10,000 फैक्ट्रीज लगेगी, लगी कभी भी नहीं लगने वाली, लेकिन फिर भी चाइना ने ग्वादर और सीपेक तो चिपका दिया। सो इस तरीके से बिना उस प्रोजेक्ट की पोटेंशियल बताए चाइना की गवर्नमेंट उन कंट्रीज को अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए लोन दे देती है और वो कंट्रीज ले भी लेती है, क्योंकि एक तो पहले ही उन लोगों के यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आ रहा और दूसरा उन लोगों के पास इस चीज का रिसर्च कराने का पैसा ही नहीं कि चाइना ये जो प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहा है इससे इनकम होगी भी या नहीं। और इसी वजह से तमाम कंट्रीज चाइना की बात के ऊपर भरोसा करते हुए चाइना से लोन ले लेती है जो कभी भी नहीं चुकता। और फिर शुरू होता है चाइना का डेब्ट ट्रैप, जो कि ना सिर्फ सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या है बल्कि इसी समस्या का जवाब है ये ब्लू डॉट नेटवर्क, जो कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की 3 ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अमेरिका की ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स और जापान का द जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से मिलकर बनी है। इतना ही नहीं, ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है ये कोई ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि 4 नवंबर 2019 को थाईलैंड के अंदर जो 35th आसियान समिट हुई थी वहां इससे पहली बार चाइना के इस वन बेल्ट वन रोड
रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के मकसद से अनाउंस किया गया था, जो कि दुनिया की कंट्रीज को प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देने का काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो अमेरिका के पास ऑलरेडी IMF और वर्ल्ड बैंक है ही। सो ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है ये एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि भैया चाइना की मेन ताकत मिस इन्फॉर्मेशन ही है, और वो तमाम कंट्रीज जो कि चाइना से लोन लेती है उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास एक तो पैसा नहीं और दूसरा उनके पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो कि उन कंट्रीज के अंदर चाइना के लोन से बनने वाले उन प्रोजेक्ट्स के भविष्य, इनकम, पोटेंशियल और लोन के रीपेमेंट का प्रॉपर एनालिसिस कर सके। लेकिन इस ब्लू डॉट नेटवर्क के आने के बाद ये चीज बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि अब जब भी चाइना किसी भी कंट्री को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लोन देने की बात कहेगा तो ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है ये फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना उस कंट्री से एक ढेला लिए, उस कंट्री को उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डिटेल रिपोर्ट बना के देगा, जिसके अंदर उस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, लोन का रीपेमेंट होने की गुंजाइश और उस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। इस चीज को लेकर ना सिर्फ पूरी इन्फॉर्मेशन होगी बल्कि ये सारी ही इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल होगी, ताकि चाइना मिस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा के किसी भी कंट्री को ना फंसा पाए। और क्योंकि ये ब्लू डॉट नेटवर्क सारी ही इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड कराएगा, इस वजह से अगर किसी कंट्री का लीडर अपने निजी स्वार्थ के लिए कंट्री का नुकसान करते हुए चाइना से किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लोन लेने के बारे में सोचता है तो इस ब्लू डॉट नेटवर्क द्वारा प्रोवाइड कराई गई इन्फॉर्मेशन के बलबूते पे उस कंट्री के लोग उसे रोक पाए, जो कि सचमुच एक बहुत सिंपल और इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम लोग मालदीव्स का एग्जांपल देख लो, जब वहाँ के लोगों को समझ में आया कि भैया चाइना उन लोगों को बेवकूफ बना रहा है तो लोग चाइना के खिलाफ खड़े हुए। श्रीलंका के अंदर भी सेम माहौल बना। इंडिया कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो देशभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अगर हम लोग अफ्रीकी कंट्रीज के अंदर जाएं तो वहाँ पे भी सच्चाई सामने आने के बाद धीरे धीरे चाइना के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो चुका है। सो अगर ये ब्लू डॉट नेटवर्क चाइना की मिस इन्फॉर्मेशन की टक्कर में सही इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कराता है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर हम लोग बात करें इंडिया के इस ब्लू डॉट नेटवर्क को ज्वाइन करने के बारे में, तो आज की कंडीशन में तो इंडिया इस ब्लू डॉट नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया चाइना के इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के हमेशा से ही अगेंस्ट रहा है। सो भले ही आज की तारीख में भारत इस ब्लू डॉट नेटवर्क का हिस्सा ना हो, लेकिन आगे चल के भारत डेफिनेटली इसका हिस्सा बनेगा। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जनरेट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।